अरे बेटा, आज हम लोग जो हमारा ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है ना, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड के लिए आता है, हम आपको सब बताते रहे है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सब लोग हेडिंग डालिए। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस मतलब क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गोलीय सतह से, गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी तक हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे बेटा, वो प्लेन सरफेस से पढ़ रहे थे। किससे पढ़ रहे थे? प्लेन सरफेस से। चाहे वो प्रिज्म पढ़े थे वो भी प्लेन ही सरफेस था, चाहे आप स्लैब पढ़े थे वो भी आपका क्या था बेटा? प्लेन सरफेस ही था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन। ठीक है, कहते हैं क्या कि देखो बेटा, अभी हम लोग क्या है कि एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। अभी एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं और वो फार्मूला बोर्ड के लिए है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, है ना, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का डिराइवेशन कैसे होगा, है ना, उसको बहुत कायदे से देखिएगा। हम अच्छे से उसको समझा भी देंगे, इलुबरेट भी कर देंगे और लिखवा भी देंगे, है ना। आप अच्छे से लिखिए उसको। आइए, तो रिफ्रैक्शन होना है स्फेरिकल सरफेस से, है ना। कैसे होगा? तो स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है तो ध्यान से देखें। कहते हैं कि मान लो बेटा कि ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस इधर, और ये हो गया इसका नॉर्मल। इस सरफेस पे ये हो गया नॉर्मल। मतलब जैसे मिरर बनाते थे ना बेटा, तो ये इसका पोल होता था, तो इस कर्व सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा। अगर कर्व है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र भी होगा, है ना। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, कह रहा है क्या कि ये जो सरफेस है ये क्या है, तो ध्यान से देखना बेटा। कह रहा है क्या, इसके इधर मतलब कोई अलग मीडियम हो गया और इसके इधर कोई अलग मीडियम हो गया। मतलब आप देखेंगे तो लिख सकते हैं इधर, इधर हो गया आपका मीडियम 1 और इस सरफेस के इधर जो हो गया वो हो गया आपका मीडियम 2। क्या हो गया बेटा? इधर हो गया आपका मीडियम 1 और इधर हो गया आपका मीडियम 2। अब ये स्फेरिकल सरफेस बेटा, आप और थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, या छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ये आपका स्फेरिकल सरफेस। तो कह रहा है क्या कि अगर ये हमारी स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है कि इसका मतलब सर दो मीडियम बट रहे हैं। पहले क्या था कि ऐसे था बेटा, है ना, इधर होता था मीडियम 1 और इधर होता था मीडियम 2, है ना, दो मीडियम होते थे। तो दो मीडियम एक प्लेन सरफेस से क्या होते थे? बटते थे। लेकिन अब क्या है कि दो मीडियम एक स्फेरिकल सरफेस से बटेंगे, है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, मतलब एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम आपका ये है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें हम चीज लिखते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे, है ना। आइए वो चीज यहाँ पे दिखाते भी जाएंगे आपको, समझिए। कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1 और मीडियम 2 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2, है ना। तो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे हमने क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रखा है बेटा? एक हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, आइए वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखेंगे पहले लिखेंगे कैसे, चूंकि बोर्ड है तो बोर्ड में आपको लिखने की जरूरत होती है, तो वो देखिए लिखेंगे। लेट अस सपोज, लेट अस suppose two
ट्रांसपेरेंट मीडियम वन एंड टू whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से समझना, whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is n1 and n2। मतलब हमने क्या माना कि साहब दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, और उन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब हिंदी में कि माना कि दो माध्यम है, माना कि दो माध्यम है जिसकी अपवर्तनांक n1 और n2 दिया गया है, जिसका दो माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 और n2 दिया गया है। whose boundary is spherical of radius r। ठीक है, ध्यान से देखिए कि लेट अस सपोज टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 एंड 2, माना कि दो माध्यम है 1 और 2, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1 एंड n2, जिसका अपवर्तनांक n1 और n2 दिया गया है। हुज लिख दिया गया यहाँ पे डबल हुज लिखा जा रहा है, n2 whose boundary is spherical of, ऐसे लिखो बेटा, which are separated 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 by a spherical boundary of radius r। ऐसे लिख लीजिए, अच्छा लग रहा है ना, कि लेट अस सपोज टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 एंड 2 हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1 एंड n2, कि हमने दो माध्यम लिया जिसका अपवर्तनांक n1 और n2 है, विच आर सेपरेटेड बाई अ स्फेरिकल बाउंड्री, जो कि एक स्फेरिकल बाउंड्री से क्या है बेटा, अलग किए गए हैं। बाउंड्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो बाउंड्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतरापृष्ठ, है ना। बाउंड्री को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतरापृष्ठ, है ना, जिनका अंतरापृष्ठ क्या है, एक गोलीय है और उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, r, रेडियस इसकी r है। तो इसका रेडियस अगर r है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, अगर कर्व है तो इसका सेंटर क्या होगा, कहीं इधर ही होगा। तो मान लिया कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, r होगी, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नाउ अ सिंगल रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट O now a single ray from object O, मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक सिंगल रे इस स्फेरिकल सरफेस पे गिरती है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन गिरी, और उसके बाद क्या होगा कि इस मीडियम से इस माध्यम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा बेटा। तो रिफ्रैक्शन के बाद इट मीट
एट पॉइंट आई, और रिफ्रैक्शन के बाद ये किसी आई पॉइंट पे मिलती है। कैसे मिलेगी तो ध्यान से देखें बेटा, ठीक है। यहाँ तक एकदम समझ में आया? कुछ नहीं, जो हम यहाँ पे बनाते जा रहे हैं वही यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि याद किया हुआ चीज ये नहीं है। आई कहते हैं क्या कि तू ध्यान से सोच बेटा कि अगर ये लाइट इस पे आ रही है तो बेसिकली आ रही है किसी एंगल से आएगी, तो किसी एंगल से वो क्या करेगी बेटा, जाएगी भी, है ना। तो जाएगी, किस एंगल से जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना होगा, नॉर्मल। क्योंकि जो हम लोग थीटा मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल दिखाने का बेहतरीन तरीका क्या है बेटा, तो इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल दिखाने का काम करो, थोड़ा सा और ऊपर बना लो इसको, रे को थोड़ा सा और ऊपर गिराओ, गिरा दिया। आई अब तुम ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल बनाने के लिए साहब क्या करना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला दो। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल करना है, तो इसका मतलब इसको इससे मिला दीजिए। मिल गया। अब नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ जो आपतित किरण एंगल बनाएगी वो हो गई हमारी थीटा 1। क्या बन गई बेटा, थीटा 1। एक चीज और यहाँ पे लिखना जरूरी है कि साहब N1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है और N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है दूसरे मीडियम का, तो हम ये मानेंगे कि N2 है ना, जो मीडियम 2 है वो डेंसर है मीडियम 1 से। मतलब N2 जो अपवर्तनांक है सेकंड मीडियम का, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा होगा पहले वाले माध्यम से, ठीक है। ऐसा मान के बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि साहब डेंसर से रेयरर में जा रही है या रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो एक चीज यहाँ पे लिख देना जरूरी है कि वी assumed N2 is greater than N1। बस इतना ही लिखना है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम डैट भी लगा सकते हैं, वी एज्यूम डैट N2 इज ग्रेटर देन N1। मतलब N1 से N2 क्या है बेटा, ज़्यादा है। मतलब ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। तो अब आप समझो कि साहब अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो वो क्या होगी बेटा, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। बोलो हाँ कि ना, तो हाँ सर बेंड होगी। तो नॉर्मल की ओर बेंड होने का मतलब क्या है कि साहब ये थीटा जो इतना बड़ा है वो थीटा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो थीटा छोटा कैसे होगा, तो ऐसे कुछ चली जाएगी ये लाइट, ठीक है। ये लाइटें ऐसे चली गई और ये एंगल बन गया आपका नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का, वो बन गया थीटा 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे ये मीट करी वहीं पे मान लो कि इसका इमेज बना, है ना। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइट आप नॉर्मली, ये क्या है कि इस स्फेरिकल सरफेस पे ये जो लाइन है ये नॉर्मल का लाइन है ना। क्यों, क्योंकि साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो भी लाइन होगी वो सब नॉर्मल होगी। तो ये जो लाइन दिख रहा है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल लाइन है। तो नॉर्मली अगर लाइट कोई इंसिडेंट करेगी तो वो बिना किसी डेविएशन के बेटा आर पार हो जाएगी। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे दोनों यहीं पे मिल रहे हैं, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेजवा बनेगा बेटा वो यहीं पे बनेगा। बोलो कोई शक कोई बुराई नहीं है। इतना तक समझ में आ गया। आई तो वही चीज लिखा गया है कि नाउ अ सिंगल रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ, एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक सिंगल रे प्रकाश की किरण आती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इट मीट्स एट पॉइंट आई, और ये आई पॉइंट पे मिलती है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना। अब एक काम कीजिए बेटा, अब हमको तो लगाना है स्नेल्स लॉ, है ना, हमको लगाना है स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा सा आप यहाँ से देखें। तुम सोचो कि हम पहली बात को कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस लेते हैं, जैसे प्लेन मिरर में स्फेरिकल मिरर में चलते थे वैसे ही सेम इसमें भी चलना है बेटा। वो सब कहाँ से लिखते थे, इसी सरफेस से लेते थे, स्फेरिकल सरफेस से लेंगे तो यहाँ से यहीं से लेंगे, मतलब एक तरीके से यहाँ पे पोल मानते थे ना, तो यहीं पोल से लेते थे सब डिस्टेंस, इसलिए यहीं से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
हम लोग यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? यू। क्यों? क्योंकि साहब ये ऑब्जेक्ट है, तो इस स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? यू। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस से ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इमेज यहाँ पे बना है, तो ये इमेज बना है यहाँ पे, है ना, तो यहीं से बना है इमेज यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v से। तो ये हम लोग नॉर्मली नाम सिंबल के साथ इसको जानते हैं कि u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये नॉर्मल नाम है, तो इसको लिए हम इसको इंडिकेट इसमें नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा लिखने पे ये भर जाएगा बोर्ड, है ना। अब आइए, अब करना क्या है, ध्यान से देखना। करना क्या है कि आप क्या करो कि साहब इसको मान लो कोई एंगल अल्फा। क्या मान लो? अल्फा। ये वाला एंगल हमने अल्फा माना, इस वाले को बीटा और इस वाले को हमने मान लिया गामा। कितने एंगल मान लिए बेटा? अल्फा, बीटा और गामा, हमने 3 एंगल मान लिया। अब एक काम करो, ठीक है, कि यहां से एक साथ साथ परपेंडिकुलर भी डाल लो। यहां से एक परपेंडिकुलर भी डाल लो। मान लो कि इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम M बोल दे रहे हैं। ये जो नॉर्मल इस लाइन पर जो मीट कर रही है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं N। तो Mn इज द नॉर्मल ड्रॉन एट लाइन OI, है ना। OI लाइन पे हमने एक नॉर्मल Mn डाला है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, ये लिखने वाली चीज है। लेट का मतलब मानना या एज्यूम करना। लेट Mn इज नॉर्मल टू द लाइन OI, टू द लाइन OI। OI पे Mn क्या है बेटा? नॉर्मल है, जो कि हमने क्या किया? हमने बनाया है। ठीक है, फायदा होगा उससे। क्यों? क्योंकि साहब देखो, सब एक त्रिभुज बनते नजर आ जाएगा। ये सब का सब एक त्रिभुज बनते हुए नजर आ जाएगा। ये सब का सब एक त्रिभुज बनते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, आइए, खैर हम लोग फिलहाल थीटा 1 से आई है, थीटा 2 से गई है बेटा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगा लें कि साहब स्नेल्स लॉ। क्यों? क्योंकि साहब स्नेल्स लॉ प्लेन सरफेस के लिए ही नहीं, स्नेल्स लॉ स्फेरिकल सरफेस के लिए भी हमारा क्या होता है बेटा? वैलिड होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम के अकॉर्डिंग। स्नेल्स का नियम क्या कहता है? कहता है n1 साइन i बराबर n2 साइन r। ठीक है, तो थीटा 1 से आ रही है, थीटा 2 से रिफ्रैक्ट कर रही है। तो तुम बोलो बेटा n1 क्या है? तो n1 ही है। किस मीडियम से आ रही है? n1 से आ रही है। किस में से आ रही है? n1 से। लाइट कहाँ से आ रही है? n1 से आ रही है ना, ये n1 है। और ये किस में जा रही है? n2 में जा रही है। किस एंगल से आई है बेटा? तो साहब थीटा 1 से आई है। किस में गई है? n2 में गई है। किस एंगल से गई है बेटा? तो थीटा 1 से आई है और थीटा 2 से गई है, साइन r। नहीं, तो ये हमने कर लिया। एक काम करो कि साहब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या? कि साहब यहाँ पे हमको एक चीज़ मानना पड़ेगा कि साहब जो हम लोग फार्मूला भी ड्राइव करने वाले हैं, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का जो हम लोग फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, वो जो फार्मूला ड्राइव होगा तो वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा पैरेक्सियल रेज के लिए। मतलब ये जो रे आपको दिख रहा है, ये जो रे आपको दिख रहा है बेटा, ये सारी की सारी रेज हमारी क्या है? पैरेक्सियल है ना। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि वी एज्यूम्ड दैट रेज आर पैरेक्सियल। हम लोग क्या मानेंगे बेटा?
हमने यह माना कि जो रे आ रही हैं वो सारी की सारी रेज किरणें क्या हैं, पैरेक्सियल हैं। ठीक है, अगर पैरेक्सियल हैं सो जितने भी एंगल होंगे बेटा वो सब के सब क्या होंगे, छोटे होंगे। जितने भी एंगल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि साहब एक तरीके से जब मिरर में पढ़ते थे, है ना, ये पोल होता था, तो ये जो रेज होगी वो क्या होंगी, बहुत ही इस पॉइंट के बहुत ही क्लोज हो जाएंगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तभी साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा। नहीं, इसलिए θ1 छोटा होगा, θ2 भी छोटा होगा, और जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कहीं आएगा तो तुम सोचो अल्फा भी छोटा हो जाएगा, बीटा भी छोटा हो जाएगा, गामा भी छोटा हो जाएगा। है कि ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो ये लाइन तो ऐसे न चला जाएगा तो अल्फा भी छोटा हो जाएगा, बीटा ऐसे न चला जाएगा तो बीटा भी छोटा हो जाएगा, गामा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो गामा भी तो छोटा हो जाएगा। इसलिए θ1 θ2 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेक्सियल होंगी। ना, अब रेज हमारी पैरेक्सियल हो गई तो अब ध्यान से देखो n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। तो हम आपको बताए थे कि अगर थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और थीटा किस में होगा, रेडियन में। याद आ रहा है? तो हाँ, तो इसलिए नाउ n1 इंटू साइन θ1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, θ1 बराबर n2 साइन θ2 को क्या लिखा जा सकता है, θ2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और 1 मान के इसको यहीं पे अभी विराम करने के लिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है कि अब तुम ध्यान से देखो कि हम ये जो नॉर्मल डाले हैं, ठीक है, तो एक काम करो, इसको पॉइंट P मान ही लो, है ना, पॉइंट P मान ही लो। जब हम नॉर्मल डाले हैं तो तुम सोचो कि साहब अगर रेज पैरेक्सियल होंगी तो ये वाला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जब नॉर्मल डालोगे तो साहब ये जो Pn की जो दूरी है, जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे की ओर आते जाएगा तो जो Pn की दूरी है, ये Pn की दूरी भी क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। जैसे हम लोग मिरर में किए थे बेटा, है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर रेज पैरेक्सियल है तो ये m पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसलिए ये जो Pn जो डिस्टेंस बन रही है वो Pn डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि चूंकि रेज आर पैरेक्सियल, चाहे उसको बाद में हम लोग लिख लेंगे, है ना, उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, बाद में दिखा लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब एक काम कीजिए कि आप क्या कीजिए कि इस ट्रायंगल को ले लीजिए। कौन से ट्रायंगल को, तो OMN ट्रायंगल को ले लीजिए। ठीक है, नहीं OMC ट्रायंगल को ले लीजिए कि इन ट्रायंगल OMC में, OMC ट्रायंगल में देखो तो बेटा क्या है, तो OMC ट्रायंगल में ध्यान से देखिए बेटा, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, θ1 के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, θ1 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर θ1 होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज, आप ले लीजिए, इसके बाद आप ले लीजिए CMI में, इन ट्रायंगल CMI ट्रायंगल में देखिए तो साहब θ2 प्लस गामा किसके बराबर होगा, बीटा के। कौन कौन सा ट्रायंगल, CMI में, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा बेटा, θ2 प्लस गामा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे θ2 प्लस गामा बराबर बीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, क्यों हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। यहाँ से काम कीजिए बेटा,
थीटा 2 को अगर निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, बीटा माइनस गामा। इसको मान लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में कि यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या था बेटा, अननोन था। हमको यही थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या करनी थी बेटा, निकालनी है। एक्चुअली निकालना क्या है हमें, तो साहब अगर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे होगा तो इमेज कितने डिस्टेंस से बनेगी हमको निकालना है, वही मतलब इमेज का पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है, इमेज का पोजीशन, तो वही फार्मूला निकालना है। तो उस फार्मूले के लिए हमने देखा कि थीटा 1 से लाइट रे आ रही है तो थीटा 2 से चली जाएगी। तो ये तो एजम्पशन, जो भी एजम्पशन है यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे एजम्पशन बेटा हमारे हैं। इसलिए इन सभी एंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू सोचे कि कैलकुलेट करते हैं क्या होगा, क्योंकि हम यहीं पे रुक गए है ना। अब बढ़ना है हमको, यहीं से बढ़ना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो थीटा 1 थीटा 2 के लिए हमने क्या किया, एक ट्रायंगल OMC ले लिया और दूसरा ट्रायंगल CMI ले लिया। वहाँ से आपको एक ट्रायंगल से थीटा 1 निकल गया, एक ट्रायंगल से थीटा 2 निकल गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करना चाहेंगे, अब पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिटाते हैं, जल्दी लिख लीजिए। हो गया, आई हो गया, आई आई बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, चूँकि n1 इंटू थीटा 1 बराबर है n2 इंटू थीटा 2 के, या n1 थीटा 1 का वैल्यू क्या निकालना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको रख लीजिए, बराबर n2, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा प्लस माइनस गामा। कोई दिक्कत, या इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, n1 इंटू अल्फा प्लस n1 इंटू बीटा बराबर n2 इंटू बीटा माइनस n2 इंटू गामा। या इसको इधर लेके आइए, n1 इंटू अल्फा, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, n2 इंटू गामा बराबर, ये इधर जाएगा तो n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या एक लाइन और लिख दें, लिख लीजिए, n1 इंटू अल्फा प्लस n2 इंटू गामा बराबर, इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लो बेटा, क्या ले लो, बीटा कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू बीटा। ठीक है, अब एक ध्यान से सोचो, हमने यहाँ पे क्या माना है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा तीनों हमारे क्या है, बहुत ही छोटे हैं। तो जब थीटा छोटा होगा तो याद करो कि साइन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता था, और टैन थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, थीटा ही लिखते थे, है ना। आइए, तो इसलिए अब क्या करना है कि यहाँ पे जो अल्फा, बीटा और गामा है, तो इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, टैन अल्फा, टैन गामा और टैन बीटा। बीटा की जगह पे टैन बीटा लिख सकते हैं, गामा की जगह पे टैन गामा लिख देंगे, और अल्फा की जगह पे टैन अल्फा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि साहब अल्फा, बीटा और गामा हमारे क्या हैं, बहुत छोटे हैं, क्योंकि पैराक्सियल रेज हम मान चुके हैं पहले। तो अब यहाँ से आप देखिए फिर से, या n1 इंटू टैन अल्फा प्लस n2 गामा को लिख सकते हैं टैन गामा बराबर n2 माइनस n1 इंटू टैन बीटा। लिखा जा सकता है बेटा, तो हाँ सर लिखा जा सकता है।
अब एक काम कीजिए, हम इस वाले को फिर से मिटाना चालू करें। इसको मिटाएंगे और देखेंगे, या और देखे लिखेंगे n1 इंटू टेन अल्फा। तो n1 यहाँ लिख दीजिए। अब तुम बोलो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इस डायग्राम में देखो तो टेन अल्फा का वैल्यू कुछ निकल सकता है। तो हाँ, तो इन ट्रायंगल ओ एम एन में अब इतना नहीं लिखा जाएगा कि फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम एन में, नहीं, कितना ट्रायंगल लिखिएगा वो डायरेक्ट अपना एग्जामिनर समझ जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेन अल्फा क्या होगा, तो ट्रायंगल कौन सा देखना है, ओ एम एन ट्रायंगल में देखिए। तो यहाँ से अगर टेन अल्फा की बात करेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बाई ओ एन। बोल होगा कि नहीं होगा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बाई ओ एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एम एन बाई ओ एन प्लस एन टू इंटू टेन गामा। तो टेन गामा लेना है तो फिर से ट्रायंगल एम एन आई में देखिए, गामा निकालना है ना, टेन गामा निकालना है, तो ट्रायंगल एम एन आई में देखिए इस पूरे ट्रायंगल में। तो देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, टेन गामा बराबर हो जाएगा एम एन बाई एन आई बराबर एन टू माइनस एन वन इंटू क्या है बेटा यहाँ पे, एन टू माइनस एन वन इंटू टेन बीटा आई बेटा। तो टेन बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, एम एन बाई एन सी। कौन से ट्रायंगल में थे, एम एन सी ट्रायंगल में देखो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बाई एन सी। हो जाएगा आपका एम एन बाई एम सी एन सी, एम एन बाई एन सी। अब आप ध्यान से देखिए सभी जगह एम एन है तो एम एन कट जाएगा आपका, नहीं तो एम एन आपका कट जाएगा, एम एन कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ओ एन है, क्या है, ओ एन है, तो क्या हम ओ एन को ओ पी लिखा जा सकता है, हाँ यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एम एन इज परपेंडिकुलर टू ओ आई एंड एम एन ओ आई के परपेंडिकुलर है, एंड और जो हम लोग रेज ले रहे हैं रेज आर पैरेक्सियल, पी ए आर ए एक्स आई ए, रेज हमारी क्या है बेटा, पैरेक्सियल है, इसलिए ये जो पी एन डिस्टेंस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। सो पी एन डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसलिए जो पी एन डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पी एन डिस्टेंस है, ये पी एन डिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लिजिबल ले सकते हैं, ठीक है। पी एन डिस्टेंस आप क्या ले सकते हैं बेटा, नेग्लिजिबल ले सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो पी एन डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल जब कर सकते हैं तो ध्यान से देखो, जब पी एन डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो तुम सोचो ओ एन को क्या हम ओ पी मान सकते हैं, तो हाँ मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि साहब पी एन डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है ना, क्योंकि ये एन जो पॉइंट है वो बेसिकली एकदम पी के बहुत क्लोज है, इसलिए ओ एन को हम ओ पी मान सकते हैं। इसलिए ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी, कॉमा उसके बाद क्या है, एन आई है ना, तो एन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, एन आई जो है वो किसके बराबर हो सकता है, पी आई के बराबर हो सकता है।
क्योंकि सब डिस्टेंस हम लेते क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साहब हम डिस्टेंस को मेजर कहाँ कैसे करते हैं, पोल से ना कि यहाँ से, इसलिए साहब ये जो डिस्टेंस हुआ है इस डिस्टेंस को हम लोग हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग v कहाँ से लेते हैं, p से लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ni आ रहा है ना, तो ni को हम v नहीं लिख सकते हैं, हम pi को ही v लिख सकते हैं, इसलिए साहब ये pn को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। दूसरा क्या है, nc है, तो ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका n और ये है c, तो nc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, pc लिख सकते हैं, nc को क्या लिख सकते हैं, pc, एंड nc इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू pc। बोलो लिखा जा सकता है, तो हाँ लिख लीजिए, तो या ऐसे लिखिए n1 बाई, चूँकि n1 ऊपर चला जाए है, on को क्या लिख सकते हैं बेटा, op प्लस n2 बाई ni को क्या लिखा जा सकता है, pi बराबर n2 माइनस n1 बाई nc को क्या लिखा जा सकता है बेटा, pc लिखा जा सकता है, तो हाँ ठीक है, आई या ni बाई, अब ये करने से फायदा क्या हुआ, अब तो ध्यान से देख, हमको क्या मिल गया, OP मिले ना, और OP को क्या बोलते हैं, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस n2 बाई PI, तो PI को देख, तो PI को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस V बराबर n2 माइनस n1 बाई PC को क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा, R। ठीक है, ये अपना आ गया बेटा फॉर्मूला, लेकिन अभी ये फॉर्मूला पूरी तरीके से तैयार आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, U भी आ गया, V भी आ गया, R भी आ गया, तो अगर आपको U दिया रहेगा, R दिया रहेगा, n1 n2 दिया रहेगा, तो क्या आप इमेज का लोकेशन मतलब V नहीं बता सकते हैं, तो हाँ 100% सर बता सकते हैं, है ना। आइए, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग साइन के साथ थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं कि साइन कन्वेंशनली ठीक है कि नहीं। आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ से ध्यान से देखें बेटा कि साहब जो U है, तो आप क्या देखोगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर होगा वही साइन कन्वेंशन चलेगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर होगा वो पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप देखोगे तो इधर की ओर क्या होगा बेटा, आप पॉजिटिव मानोगे क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, तो इधर जाओगे तो पॉजिटिव, और जबकि इधर जाओगे बेटा तो क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव। तो यहाँ से मानिए कि ये पोल है, तो इसी से पोल से इधर आप जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंसिडेंट रे तो ऐसे है, तो साहब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए U क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो U तो नेगेटिव होगा, मतलब इसके आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा। अच्छा, V देखो, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही V है, तो V भी पॉजिटिव होगा। R भी इधर ही है, मतलब इसके इधर है, इधर की ओर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में R भी हमारा पॉजिटिव होगा, V भी पॉजिटिव है। यहाँ पे V भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, बट U यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हम U को क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन में पुट, साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर देंगे। या n1 बाई माइनस U प्लस n2 बाई V बराबर होगा n2 माइनस n1 बाई R। इसलिए फॉर्मूला को थोड़ा सा सजा लेते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपका आ गया n2 बाई V माइनस n1 बाई U बराबर n2 माइनस n1 बाई R। ये आ गया आपका फॉर्मूला। और ये जो अभी आपको डेरिवेशन पढ़ाया है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का, ये मोस्ट VVI है बेटा, मोस्ट VVI डेरिवेशन है बेटा। और ये डेरिवेशन है ना ऑप्टिक्स से, अगर हम आपको बोले थे कि बिहार बोर्ड में जनरली है ना ऑप्टिक्स से अगर आता है डेरिवेशन तो 3-4 डेरिवेशन 100% रहते हैं। उन 3-4 डेरिवेशन में एक डेरिवेशन इसका भी है, एक डेरिवेशन कल बताए थे। तो ये भी डेरिवेशन आपको स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और यही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, n2 बाई V माइनस n1 बाई U बराबर n2 माइनस n1 अपॉन R। वेयर, जहाँ पे अभी लिखवा दे रहे हैं, जहाँ पे U, V
और आर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आगे भी थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिख देते हैं, ध्यान से लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, हियर u बराबर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। मतलब इस स्फेरिकल सरफेस से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, IMAGE इमेज DISTANCE डिस्टेंस फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, UVR क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, आइए अब यहाँ पे लिखेंगे N1 क्या है। तो N1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट रे आ रही है, N2 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है, सेम वही चीज़। N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं बेटा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम from where light ray is coming। और N2 क्या है, N2 is the refractive index of that medium from where light ray is going। ठीक है, और साइन कन्वेंशन भी बताना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और एक स्टार दे के लिखना है, वो आपको लिखवा दे रहे हैं। इतना हो गया बेटा, आइए हो गया, आइए देखिए। फॉर्मूला क्या था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में इमेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, निकाले थे बेटा, हमने निकाले थे N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला था। तो क्या बोला कि दिस फॉर्मूले के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज ये सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए ही वैलिड होगा बेटा। ठीक है, अगर ज़्यादा एंगल होगा तो फिर स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, है ना। N1 sin i स्नेल्स लॉ जो सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, और पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ u, v and r with their sign, with their sign। इसमें जितने भी वैल्यूज हैं बेटा उन सभी को, मतलब u, v और r की जो वैल्यू हैं उसको हमेशा उसके साइन के साथ ही पुट करना है। हाँ, जिसका वैल्यू निकालना है उसको साइन के साथ पहले नहीं पुट कर देना है, ठीक है। वो अपने आप जो वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यूज को हमेशा उसके साइन के साथ पुट कीजिएगा, और जो वैल्यू निकालना है वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि जिधर आप पॉजिटिव माने होंगे तो उधर ही आ गया, नहीं आया तो उसका अपोजिट आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ तक ये कंप्लीट डिराइवेशन ये खत्म होता है बेटा, और ये डिराइवेशन से हम लोग खूब न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको एकदम कायदे से इसका डेरिवेशन आपको कम से कम 10 बार आपको कॉपी पे बना लेना है कि आपको एकदम माइंड में एकदम बैठ जाए, है ना। क्योंकि यही सब कुछ डेरिवेशन है पूरे ऑप्टिक्स में, लमसम 5 गो डेरिवेशन, 5 से 6 डेरिवेशन होगा, जिससे 3 गो डेरिवेशन 110% आते हैं बेटा। तो 5, 3, 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल अभी डील करेंगे।